आइए आज आप सबको हम लिए चलते हैं कक्षा 12वीं विज्ञान जीव विज्ञान के कुछ अध्याय पर चर्चा करने के लिए चर्चा करते हैं। कक्षा 12वीं के द्वितीय इकाई के एक अध्याय है, चैप्टर है वंशागति एवं विभिन्नता वंशागति। जिस प्रकार से हम देखते हैं जीव जगत में देखते हैं कि सभी जीव में लक्षण अपने माता पिता से ही प्राप्त करते हैं। सारे लक्षण माता पिता से ही जाते हैं युग्मक के माध्यम से, और वही लक्षण तभी तो एक जीव में, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के बच्चा मनुष्य होता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है, आम के पेड़ से आम का ही बीज और उसके बीज से आम का पौधा बनता है। वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, ये कहलाता है वंशागति। बहुत सारे समानता है जीवों में, समानता होने के बावजूद भी असमानता है। जैसे कि पूरे जीव जगत का देखें तो एक समानता ये कि सभी कोशिकाओं से बना हुआ है, सारी क्रियाएं कोशिकाएं में होती है, उसके बावजूद भिन्नता है। भिन्नता कैसे? सभी जीव अलग अलग रंग रूप के हैं। अगर एक जाति के जीव में देखें, जैसे कि मनुष्य में देखें तो मनुष्य बहुत सारे लोग हैं, सभी एक, उनके रंग रूप आकार प्रकार सब भिन्न है, ये कहलाता है विविधता। और आज हम देख रहे हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसके कुछ भागों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं मेंडल और उनके प्रयोग के रूप में। मेंडल, ग्रिगोरी मेंडल, ऑस्ट्रिया के एक पादरी, चर्च के पादरी, जिन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद नियम दिया, जिसको हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं, मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं। उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। और उनके प्रयोग, उसके जीवित रहते रहते सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन बाद में बराबर उनके प्रयोग को लोग माने और समझे भी, और आज उपयोग किया जाता है। मैं चर्चा करना चाहता हूं, मेंडल ने जो प्रयोग किया तो मटर का पौधा लिया, तो क्यों लिया? कोई प्रयोग करने के लिए हम एक आधार बनाते हैं, हम किस पर प्रयोग करेंगे। ग्रिगोरी मेंडल ने अपने चर्च के क्यारी पर चलते चलते, देखते देखते, निहारते अवलोकन करते करते देखा कि उसमें बहुत सारे मटर के पौधे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मटर के पौधे में कुछ अंतर दिखाई दिया। अंतर को देखने के बाद लगा कि भाई ये अंतर क्यों है, तो मन में प्रश्न बना और उसी प्रश्न की खोज करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग किया उसी मटर के ऊपर, और मटर के पौधे को उन्होंने चयन किया। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है, क्या मटर के ऊपर कोई और दूसरे वैज्ञानिक नहीं किए होंगे प्रयोग? किए हैं, बहुत सारे लोग किए, लेकिन सफलता मिली तो मेंडल को मिला। कारण इसका ये है, मेंडल ने एक मटर में बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे उसके विपर्यायी लक्षण भी होते हैं। तो मेंडल ने जब प्रयोग करना शुरू किया तो उन्होंने एक विशेष गुण के ऊपर पहले प्रयोग किया, फिर एक एक करके सभी गुणों का, सभी लक्षणों के ऊपर प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने एक साथ सभी लक्षणों के ऊपर प्रयोग किया, इसलिए उनको सही विश्लेषण नहीं कर पाए, सही उनको परिणाम नहीं मिला। और मेंडल ने एक लक्षण के ऊपर प्रयोग करते करते सफलता पाई। आइए चयन करने का कारण हम देखें। मेंडल ने मटर के पौधा का चयन क्यों किया? मटर का चयन इस पर देखें। मटर के पौधे एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होने के कारण उस पर कई बार प्रयोग किया जा सकता है, कई पीढ़ी तक प्रयोग किया जा सकता है आसानी से। द्विलिंगी है, स्वपरागण पाया जाता है, उसमें इमेस्कुलेशन भी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया, प्रयोग किया, उसी के ऊपर प्रयोग किया। इसमें विपर्यायी लक्षण भी पर्याप्त पाए जाते हैं, 7 प्रकार के इसमें विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया, प्रयोग उसी के ऊपर किया। अब आ जाता है, प्रश्न बनता है कि विपर्यायी लक्षण क्या है? विपर्यायी लक्षण का मतलब होता है बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनमें से उसके विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण। जैसे कि एक पौधा है, उसकी ऊंचाई लंबाई अधिक है, और एक है लक्षण है लंबापन, लेकिन एक पौधे की लंबाई बहुत अधिक है और एक का कम है, मतलब ये दोनों क्या हुआ? एक दूसरे के विपर्यायी लक्षण। उसी प्रकार से हम मटर में देखें तो 7 प्रकार के विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। एक तो पौधे की ऊंचाई, लंबाई, दूसरा है फूलों की स्थिति, तीसरा है बीज पत्र के रंग, चौथा है फलियों के आकार और उसके रंग,
बीजों का आकार, ये ऐसे ऐसे करते करते 7 प्रकार के विपर्यायी लक्षण पाया जाता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया। मैं मेंडल के नियमों के ऊपर ही चर्चा कर रहा हूं। तो पहला नियम उन्होंने दिया प्रयोग करने के बाद, पहला उसका जो नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, पहला नियम। प्रभाविता का नियम का मतलब होता है उन्होंने एक लक्षण लिया और उसके विपरीत लक्षण विपर्याय लक्षण के साथ क्रॉस कराया। और पहले सबसे पहले उन्होंने एक संकर क्रॉस पर प्रयोग किया। एक संकर मतलब हम एक लक्षण का उसके विपर्याय लक्षण के साथ क्रॉस करा है। तो उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं मटर के पौधे, तो लिया ही है, उसके ऊंचाई पर लिया। एक पौधा है जिसकी ऊंचाई अधिक है अर्थात टाल है, और टाल है तो उसके हम कारक को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, और हमेशा कारक जोड़ी में पाए जाते हैं, जोड़े में होते हैं। और इसके विपर्याय लक्षण जिसके बीच में क्रॉस हम कर रहे हैं वो है डॉर्फ, बौनापन है, बौना, और लंबा। ये एक पौधा लिए लंबा और दूसरा पौधा लिए हम बौना लिए, दोनों के बीच में हम क्रॉस करा दिए। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है प्रभाविता का मतलब क्या होता है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके टर्मोलॉजी को मैं और बताऊंगा। यहाँ पर एक पौधा ए है, दूसरा पौधा बी है मान लेते हैं, और जिसकी लंबाई अधिक है और एक की लंबाई कम है, बौना है, ड्वार्फ है। तो इसमें से जब युग्मक बनता है तो एक ही कारक आएगा, जोड़ी में जो पाए जा रहे हैं ना उनमें से कोई एक आएगा, अर्थात 2 युग्मक बनने की संभावना है, 2 बनेगा और दोनों बराबर है। यहां से टी आया और यहां से आएगा स्मॉल टी आता है, और जो फर्स्ट जनरेशन में दोनों की जोड़ी बन जाएगी, ये F1 कहलाएगा। फर्स्ट जनरेशन में जिस लक्षण प्रकट होता है, जिस लक्षण प्रकट हो जाएगा उसी को हम प्रभावी कहते हैं। और जो लक्षण उसके जिन तो है, जिन यहाँ पर है लेकिन उसके लक्षण प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो उस लक्षण को कहते हैं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो ये पौधा जो बनेगा वो बनेगा टॉल बनेगा। F1 में जो जितने पौधे बनते हैं तो जो लक्षण प्रकट होता है पहले पीढ़ी में उसी को प्रभावी लक्षण कहा जाता है। इसलिए मेंडल ने बताया कि हम जब 2 लक्षण विपर्याय लक्षण के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो पहले लक्षण जो प्रभावी लक्षण है वही प्रकट होता है, और अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं कर पाता अपने लक्षण, उसके जिन उपस्थित है लेकिन प्रकट नहीं होता है। ये प्रभावी और अप्रभावी। तो अक्सर हमेशा अप्रभावी को स्मॉल लेटर से लिखेंगे और प्रभावी को कैपिटल से लिखते हैं, ये बात भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद उन्होंने दूसरा और प्रयोग किया, और दूसरा एक और नियम। तो पहला जो नियम है, पहले नियम प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, इसलिए मेंडल ने पहला नियम दिया प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम दिया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। देखिए ये दोनों को देखने के बाद मैं कुछ और टेस्ट के बारे में चर्चा करूं। तो दूसरा नियम है पहला तो है प्रभाविता का और दूसरा है पृथक्करण का नियम। दूसरे में उन्होंने प्रयोग करने के बाद फिर से डाटा जब संकलन किया और अध्ययन किया तब उनको लगा, और अध्ययन करने के बाद फिर से एक नियम दिया। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में जो प्राप्त हुआ है F1 में प्राप्त संतति का स्वपरागण करवा दिया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया, और सेल्फ पोलिनेशन कराने के बाद उन्होंने फिर से देखा जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया उसके ऊपर अध्ययन किया। तो यहाँ पर कितने प्रकार के, अब देखिए यहीं पर और चर्चा करें। दोनों कैपिटल है इसलिए एक ही गेमिट बनेगा, या दोनों 2 गेमिट बनेगा लेकिन दोनों समान, इसलिए हम एक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रभावी लक्षण के जिन भी है और अप्रभावी का भी है, इसलिए 2 गेमिट बन सकता है, बनेगा ही। तो मान लो ये गेमिट बनता है और इसके साथ क्रॉस हो जाता है तो क्या बनेगा, कैपिटल टी बन जाएगा। अगर इसका इनके साथ हो जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका इनके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक और ऐसा हो सकता है। तो ये यहाँ पर देखिए तो 4 प्रकार के यहाँ पर संतति बन सकता है, बनने की बराबर संभावना है। इसको हम कहेंगे F2 कहेंगे। F2 में ये बनता है, या अब यहीं पर देख लीजिए, इसमें देखिए ये प्योर है, प्योर टॉल है,
टॉल, और ये क्या है, प्योर है, ये भी प्योर है, लेकिन क्या है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ बौना है। दो प्रकार के हैं, हमने शुरू से लिया था, एक लंबा और एक बौना। और यहाँ पर तो इसके आधार पर देखा जाए तो ये दोनों क्या बनेगा, फिर दोनों का संकर कहलाएगा, अर्थात दोनों का जीन इसमें उपस्थित है, तो ये कहलाएगा हाइब्रिड, हाइब्रिड। और हाइब्रिड टॉल होगा, मतलब क्या समझे, यहां पर टॉल कितने बना, 1 2 3। अगर इसके लक्षण के आधार पर देखें, फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप, फिनोटाइप देखते हैं तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या आ रहा है, 3:1, अर्थात टॉल कितने आया, 3 आया। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। तो फिनोटाइप के आधार पर देखते हैं तो टॉल 3 आता है और ड्वार्फ 1 आता है। लेकिन जीनोटाइप में देखें तब, जीनोटाइप मीन्स जीनिक स्ट्रक्चर, जीनिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दोनों कैपिटल टी है, और इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी, मतलब 1:2:1 आता है। तो जीनिक टाइप के आधार पर देखा जाए तो 1:2:1 आ जाता है ये। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मेंडल के उस नियम को बताइए जिसमें संतति 1:2:1 रेशियो में प्राप्त होता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 1:2:1 को समझाइए, या मेंडल के दूसरे नियम को समझाइए, तो भी इसी को पूछा जा रहा है, ऐसे निकालना है। या फिर पूछा जा सकता है मेंडल के दूसरे नियम पृथक्करण का नियम को समझाइए, तो भी हमको ये बताना पड़ेगा। भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर टॉल बना, ड्वार्फ भी बना। अब यहाँ पर पृथक्करण का मतलब क्यों हुआ, अब उसको हम समझे। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त जो संतति है उसके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी अर्थात प्रभावी लक्षण के भी जीन है, अप्रभावी का भी जीन है, और दोनों के बीच हम सेल्फ पोलिनेशन करवा दिए। तब क्या होता है, दोनों जीन, दोनों लक्षण के इकाई एक साथ साथ रहने के बावजूद पृथक होकर अपने लक्षण प्रकट कर सकता है, और किया भी है। स्मॉल टी के रूप में यहाँ ड्वार्फ पहले पीढ़ी में थी, ये अप्रभावी रहा, लेकिन जैसे ही दोनों गेमिट आपस में मिला तो अपने लक्षण प्रकट कर लिया। यहाँ पर शुद्ध प्योर टॉल भी प्राप्त हुआ और हाइब्रिड भी मिला। तो इस प्रकार से द्वितीय नियम है। इसी में एक और चीज जोड़ देता हूं, हम पढ़ते पढ़ते हमारे पास एक और प्रश्न आता है, टेस्ट क्रॉस, बेक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, ऐसा भी शब्द आता है। अगर उसको हम देखना चाहें, मैं इसलिए उसको बाद में बता रहा हूं क्योंकि हम उसको पहले पढ़ लेंगे तो थोड़ा समझाने में या बच्चे को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन हम प्रभाविता के नियम के पढ़ने के बाद हम बेक क्रॉस पढ़ें, बेक क्रॉस तो सुविधा होती है। जी चलिए, बेक क्रॉस क्या है। हम प्रभाविता के नियम के आधार पर मेंडल के नियम के अनुसार से दो विपर्याय लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, एक संकर क्रॉस में। तो एक प्रभावी लेते हैं और दूसरा लेते हैं अप्रभावी लेते हैं। ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, बौना है ये। तब इसमें जो फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा बना, जाहिर सी बात है प्रभावी लक्षण भी प्रकट होता है, ये प्रभाविता के नियम के आधार पर। लेकिन बेक क्रॉस की मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त हुआ है संतति, उसका क्रॉस हम या तो प्रभावी के साथ भी या अप्रभावी वाले के साथ करा सकते हैं। कोई भी एक जनक के साथ करवाते हैं तो उस टेस्ट को कहा जाता है बेक क्रॉस कहा जाता है। जैसे कि इसका हम किसके साथ करा देंगे, यहाँ पर देख लीजिए, या तो इनके साथ भी करवा सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त हुआ ये है, और इनका हम करवा देंगे तो इधर से मिलेगा एक ही, और इधर से कितने जन गेमिट बन सकता है, 2 गेमिट बन सकता है, ये है ना भाई। क्रॉस करवा दिए तो यहाँ पर बन सकता है ये टी, कैपिटल टी, और इसके इनके साथ बन सकता है कैपिटल स्मॉल, अर्थात 50% प्योर और 50% हाइब्रिड हमको प्राप्त हो सकता है, होता है, हाइब्रिड प्राप्त होता है। तो मैंने क्या किया, एफ जनरेशन में जो प्राप्त संतति है उसका
प्रभावी कारक के साथ भी मैंने करा दिया, ये भी बैक क्रॉस कहलाएगा। या फिर हम इसको छोड़कर हम करवा सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन में जो प्राप्त हुआ है उसका क्रॉस हम करा सकते हैं, अप्रभावी के साथ भी करा सकते हैं, तो भी हमको वही प्राप्त होगा। देख लीजिए, ये यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 1, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी होगा, ये प्योर 50% मिलेगा, 50% प्योर है और 50% क्या मिलेगा, हाइब्रिड। दोनों में एक ही बात है, अंतर बस यही है कि हम प्रभावी को ले सकते हैं या फिर अप्रभावी को लेते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, चलिए बैक क्रॉस के साथ साथ हम एक और देख ले, टेस्ट क्रॉस। अक्सर बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, टेस्ट क्रॉस को और क्लियर कर देते हैं अपन। टेस्ट क्रॉस फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें जो हमको संतति प्राप्त होती है उसका हम क्रॉस करवा देते हैं जनक, अप्रभावित जनक के साथ। अप्रभावित जनक के साथ अगर हम करवा रहे हैं तो मान के चलिए ये क्या है, यही कहलाता है टेस्ट क्रॉस कहलाता है ये। तो इसमें भी ये टेस्ट कराने के लिए है, इसमें भी हमको प्राप्त होता है 50% हाइब्रिड, 50% हाइब्रिड संतति प्राप्त हो रहा है, चाहे वो टाल का हो, टाल का ही मिलेगा, हाइब्रिड टाल है। और 50% क्या प्राप्त हो रहा है, अप्रभावी अर्थात ड्वार्फ। इस प्रकार से ये हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस। अब एक और आ जाता है, ये शब्द हम बार बार उपयोग करते हैं इसलिए मैं बताना चाह रहा था। दूसरा हो गया टेस्ट क्रॉस और तीसरा होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। ये भी एक शब्द है, इसको भी हम समझें। रेसिप्रोकल में देखें, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट संतति जो प्राप्त हुआ है या पहले जो हम टेस्ट करवाते हैं, एक को ए है और मान लो एक पौधा बी है और उसमें एक को हम लिए, ये है मेल है और ये फीमेल है, पहला प्रयोग करा लेते हैं। दूसरा में क्या करेंगे, ए को हम ले लेंगे, मेल ही ले रहे हैं लेकिन अप्रभावी ले लेते हैं, या फिर इसको ए को हम मादा ले लेते हैं और प्रभावी लेते हैं, ठीक है। और दूसरा बी को लेते हैं अप्रभावी, जो क्या होगा, नर होगा। उसके बाद क्रॉस कराते हैं तो जो परिणाम आएगा तो आएगा ही, लेकिन बस हमारा सूत्र ये है कि ए मेल है, बी फीमेल है, और यहाँ पर क्या है, ए फीमेल है और बी मेल है। मतलब इसमें अप्रभावी मादा और इसमें प्रभावी नर था। उसके बाद क्रॉस हो जाएगा तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। इस प्रकार से मैंने आज मेंडल के बाद में से 2 नियम बताया और कुछ टर्मोलॉजी में आता है, हमारा उपयोग होता है बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। इस पर हमने चर्चा किया और अगर करना चाहे तो इसको हम कर भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, इधर से भी एक ले आओ तो संतति हमारा तो यही प्राप्त होगा, हाइब्रिड ही प्राप्त होगा फर्स्ट जनरेशन में, ये हाइब्रिड टाल ही मिलेगा, हाइब्रिड टाल। इसी प्रकार से इसमें भी करोगे तो फिर इसमें भी हाइब्रिड टाल ही मिलेगा। बस अंतर है, एक बार हम मेल में लिए, दूसरा फीमेल लेते हैं। इस प्रकार से जो क्रॉस कराया जाता है ये कहलाता है रेसिप्रोकल क्रॉस।